अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश शासन के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद हो गए और भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। अब है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया, जो वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है और मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे और यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों वे किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई। इसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो जिसका परिणाम क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो 1894 से पहले बिजोलिया का सामंत कौन था? तो गोविंद दास था। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। और आंदोलनकर्ता कौन थे? और आंदोलन का द्वितीय चरण कब हुआ? 1915 से आरंभ हुआ और 1923 तक चला। तो पहला है 1897 से 1915 और दूसरा है 1915 से 1923 और तीसरा है 1923 से 1941। तो ये तीनों चरण इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्ति द्वारा संपन्न हुआ और अब ये आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया। तीसरा चरण आंदोलन का प्रभाव काल है, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हो गया। 1897 में ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन के हजारों किसानों पर एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधुरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस प्रकार कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपने की निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला और बिजोलिया जहांगीर को किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लोगों को बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में असल में एक नया कर, चौवरी कर लगा दिया। तो 1903 में चौवरी कर लगाया। किसने? पृथ्वी सिंह ने 1903 में। और चौवरी कर सॉरी कृष्ण सिंह ने लगाया। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना लिखा है, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नामात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बाद बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 ईस्वी में। तो 1903 में कृष्ण सिंह ने चौवरी कर लगाया और 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उनका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया और किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय में सेवामुक्त कर दिया गया और अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया।
1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। इसलिए जहांगीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वॉर्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ और उनके हालात जस के तस थे। इन हालातों में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हुआ होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब इस आंदोलन का दूसरा चरण कब प्रारंभ होता है? जब 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं और विजय सिंह पथिक से कार्य करने से पूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। तो विजय सिंह पथिक 1916 में जुड़ते हैं और उससे पहले साधु सीताराम दास संभालते हैं। तो आंदोलन से जुड़ते हैं और विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया गया था, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए और माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे और पथिक के संपर्क में आए, उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया और उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक का बड़ा सहयोग रहा और विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। यहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदर्शों का पालन करने के लिए सदैव तैयार कर रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 ईस्वी में की, हरियाली अमावस्या के दिन। और पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया और किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इसी पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। और इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिचौलिया पहुंचने लगे और ठाकुर के ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए और उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया और किसानों की यह प्रथम विजय थी। पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों को बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। तो प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादक करता कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। और कहाँ से करते थे? कानपुर से करते थे। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया था और पथिक ने बिजोलिया किसानों पर किए गए जो अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए और गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच के लिए बिजोलिया भेजा और गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था और गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियासत देने के पक्ष में नहीं थे। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा और अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ और 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड तथा उसके सचिव आगलवी तथा मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंस तथा मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। तो किसानों और इम्पोर्टेंट है कि फरवरी 1922 में किसानों और ठिकाने के बीच समझौता संपन्न हुआ और वो किस किस की अध्यक्षता में हुआ? एक तो रॉबर्ट हॉलैंड और उसका सचिव आकलवी तथा मेवाड़ का ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंस तथा मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हकीम बिहारी लाल को रखा। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था और उसके समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 कर समाप्त कर दिए गए। तो उनकी 35 कर समाप्त हुई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों को पौने नई लाख लगा दी गई और लगान की मांग बढ़ा दी गई। 1923-26 को समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा और मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई और जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने तथा हिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा।
20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद ने व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। और हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब पहाड़ प्रजामंडल आंदोलन को व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस पेड़ से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए तो कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोले भेजा और उन्होंने किसानों नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया और किसानों को उनकी ज़मीन वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो किसे भेजा? टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा। अब है बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ 1921। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करू लाग भाग भेंट बघार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया गया और बेंगू के किसान 1921 ईस्वी में मेनाल के पेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए और सामंती दमन चक्र चलता रहा। और 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किसान को धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद भी हुए। तो रूपाजी व कृपाजी धाकड़, रूपाजी व कृपाजी कौन थे? धाकड़ किसान थे और किस आंदोलन संबंधित है? 1921 के बेंगू किसान आंदोलन से। यद्यपि बेंगू के ठेकेदारों ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन उस अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी और बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे बोलनसिंह समझौते की संज्ञा दी गई। तो बोलनसिंह समझौता क्या है? 1921 में बेंगू किसान आंदोलन के समक्ष अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच एक समझौता हुआ जिसे बोलनसेविक समझौता की संज्ञा दी गई। अब है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियों ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर एवं मेव कमोबस समान हैसियत रखते थे। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हुई और भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में किसानों में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए और नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर। तो मेव किसान आंदोलन में कौन संबंधित था? अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी, जो 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की और मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। तो अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया गया? गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान बंद कर दिया और राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन ने केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1933 ईस्वी में मी बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति गठित किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का भी समाधान भी किया गया। तो चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन संबंधित थे और खदामित उल इस्लाम नामक संस्था किसने की? खादिम उल इस्लाम नामक अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की? मोहम्मद हादी ने। अलवर किसान आंदोलन व निमुचना हत्याकांड 1921 से 1925। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोधू में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निराकरण के हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन किया और अतः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया और विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमुचना गांव में एकत्रित हुए। उस सेना पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश बताया और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। तो
जलियांवाला बाग से हत्याकांड से विभत्स किसे बताया गया? तो निमोचन हत्याकांड को, 14 मई 1925। अब है बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। तो बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, बेजोलिया और बेंगू के किसानों के सामने बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें, लगभग 25 बघार ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित थे। परिणामतः अप्रैल 1922 ईस्वी में, तो बिजोलिया बूंदी किसान आंदोलन 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेनूराम के हाथ में था। तो बूंदी किसान आंदोलन संबंधित नेनूराम, बूंदी बेरड़ किसान आंदोलन संबंधित। बूंदी राज्य ने किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रही दमन चक्र की सर्वत्र निंदा हो गई। और 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई और सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर संबंधित हैं बूंदी किसान आंदोलन से, बूंदी बेरड़ किसान आंदोलन से। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वथा निंदा की गई और बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों को निवारण किया गया और लाख बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। और किसान आंदोलन राज्य की ओर से दी गई राज्य रियासतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। और 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया और 1937 ईस्वी में एक बार फिर बेड़े क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1937 ईस्वी को हिंडोली में स्थित 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर पर 90 गांवों के गुज्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का विराट सम्मेलन हुआ। उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया। हुडेश्वर महादेव के मंदिर हिंडोली, 5 अक्टूबर 1936 को उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करूं में कुछ छूट दे दी। तो अंततः सरकार ने चराई करूं में कुछ छूट दे दी और ये युद्ध ऋण की वसूली से शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़न थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन को श्री गणेश सीकर ठिकाने से हुआ। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी, जिससे किसानों को आश्वासन दिया कि अगर अगले वर्ष उनसे ली जा रही है लोगों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपना वचन का पालन नहीं किया। उसने किसान खिन्न हो गए और वे आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो रामनारायण चौधरी वे हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली में ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी और ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वे अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करवाने के लिए भूमि सर्वेक्षण करवाया, जिससे छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। और सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर दो आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। अब इससे क्या हुआ कि जरीब की लंबाई के मामले को लेकर भूमि कर में वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ गया और अक्टूबर 1925 ईस्वी में जाट सभा का बगड़ शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया। और जाट नेताओं ने शेखावटी के गांव में पहुंचकर कर्जकुश से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगाने देने के लिए सुझाया। और भरतपुर के जाट राजा ने देशराज ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें नई चेतना उत्पन्न की गई। अब 1932 ईस्वी में वसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू ने जाट महासभा के तत्वाधान में भेंट समारोह किया। इस समारोह में 60,000 जाट किसान ने भाग लिया, जिसमें किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ का निर्णय किया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया और किसानों और
शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया और महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा किए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई, जिससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह तक जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया और जाटों ने इसका कड़ो विरोध किया और सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गाँव में किसान महिलाओं के लिए किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। तो 25 अप्रैल 1934 को ठाकुर मान सिंह सीहोट के सामान सोतिया ने किशोरी देवी पर महिलाओं पर अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, तो किशोरी देवी ने इसकी अध्यक्षता की। अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हो गए। शहीद होने वाले किसान थे चैतराम, टिकुराम, तुलसाराम तथा आसाराम। लगभग 175 जाट उसमें गिरफ्तार की गई। हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई गई, तो उनपर मजबूर होकर जयपुर के महाराजा ने इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने की नियमित भूमि संरक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन को लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दापी दादी वे इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे और सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, प्रति सिंह गोठेड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरु सिंह पलथाना और गोरू सिंह कटराथल और ईश्वर सिंह पेरूपुरा और लेकराम कसवाली आदि भी थे। इसी बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में जाट आंदोलन फैल गया और मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डुंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया और 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमी ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख होगी। इसी प्रकार डुंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसका भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों और तलवारों से वार कर किसानों घायल कर दिया। जागीरदारों ने उनकी हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया और प्रार्थना की कि जागीरदार के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावटी के नाजिम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की और नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावटी और सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। अब है मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना तथा सांबर परगनों तथा शेखावटी में लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई और मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांग को जोर दे रहा समर्थन देना किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ता ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु आदमी भेजी, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के पर लाठी व तेज धार हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोट आई और सोजत के मीठालाल और विजय शंकर कटालिया के मार्केंडसर और हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांद्रमल भयंकर रूप से घायल हो गए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना परगना गांव की किसान सभा पर लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था और लोक परिषद के नेता माथुरादास माथुर, द्वारिकादास पुरोहित और राधाकृष्ण बोहरा और कृष्णलाल शाह और नरसिंह और कछवा और बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी और CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेताओं मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने वाले देने की तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद कार्यकर्ता नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियों व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं ने जनतापूर्ण पिटाई की और मोतीलाल को माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। पहाड़ में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया और डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। तो मोतीलाल डाबड़ा कांड से संबंधित है।
अब है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे और जिनमें से 1393 गांव जहांगीर क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलन को बीकानेर राज्य के जाट किसान पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट सभा में अधिवेशन तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी को विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तो उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीर क्षेत्र में 37 लाख विद्यमान थी और किसानों से जागीरदारी बेगार लेता था। 1937 उद्रासर के किसानों ने लाख भाग के विरुद्ध आवाज उठाई और उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दुधवाखरा गांव में चूरू के पास के आंदोलन का एक भी विशिष्ट स्थान है, जिसमें पुलिस ने यहां खुलकर अत्याचार किया और किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा दिए गए अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। तो हनुमान सिंह संबंधित हैं दुधवाखरा किसान आंदोलन से। बीकानेर वे पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में उनके साथियों के वे महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा और महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वे आबू से लौट रहा था तो तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जून 1945 ईस्वी में हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी लगातार संघर्ष करता रहा और 2 बार जेल की यात्रा की। अंततः गत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई और तब उन्हें जेल से मुक्ति आ गया। और 4 जनवरी 1949 को यद्यपि दुधाखरा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, यद्यपि इसमें राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। अब वे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने रायसी नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिसमें अनेक कार्यकर्ता घायल हो गए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम को घेर लिया और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोले चलाई, जिसके परिणामस्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और बीकानेर के रघुवीरदास गोयल ने रायसी नगर कांड की समीक्षा की और हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से ही त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सत्ता को स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सेना का आयोजन किया गया तथा वह जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय भी कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा कर लगान वसूल न करना चाहा, जिसका किसान कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजाओं को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया और किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय हुआ और मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों के लिए कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लाख बाग बेकार ने देने का बिगुल बजाया और वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े हुए। उन्होंने किसान यूनियन तक पुस्तक भी लिखी और सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है।